आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन का 119वां एपिसोड। आज हम बात करते हैं देश के हृदय प्रदेश की। किसान हलाकान हैं, बेरोजगारों को रोजगार की तलाश है। रोजगार की तलाश में बेरोजगार हाक छानते फिर रहे हैं। शिक्षा का स्तर बहुत निम्न स्तर पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य सुविधाएं आईसीसीयू में या वेंटिलेटर पर हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मध्य प्रदेश की ये हालत है। उद्योग जगत की सांसें फूलती जा रही और न जाने क्या क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में। इसकी चिंता करने की बजाय मध्य प्रदेश की सरकारों के द्वारा क्या किया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। जिलों में प्रशासनिक मुखिया कलेक्टर का पदनाम बदलने की कवायद की गई। इसके लिए एक समिति का गठन भी किया गया कांग्रेस सरकार के द्वारा। सरकार बदली, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस समिति को भंग कर दिया गया। देखा जाए तो ये जिला कलेक्टर का पदनाम बदलने की कवायद अनावश्यक ही मानी जा सकती थी। जिलों में कलेक्टर शब्द आम जनता के दिलो दिमाग पर पूरी तरह रच बस चुका है। इसका केवल नाम बदलने से क्या होगा, ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। याद पड़ता है जब हम छोटे हुआ करते थे, तब हमारे पिता स्वर्गीय शंभुदयाल खरे जी द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी के रूप में सिवनी में पदस्थ थे। वे उनके कार्यालय के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी, बहुत सारे, चूँकि कार्यालय और निवास पास पास था, इसलिए वे हम लोगों से भी बहुत चर्चाएं किया करते थे, बातचीत किया करते थे। बातचीत के दौरान भी हमारे अग्रज को कहा करते थे कि आप आगे जाके कलेक्टर बनोगे। कलेक्टर एक बड़ा शब्द हमारे दिमाग में बचपन से जहन में रचा बसा दिया गया था। वे कहा करते थे, कर्मचारी कहा करते थे कि कलेक्टर जिले का मालिक होता है। तब तो हम इस बात को बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाए, पर जैसे ही हम बालिग हुए और थोड़ी सोच समझ बढ़ी, उसके बाद हमको कलेक्टर के रुतबे और रुआब से जब रूबरू हुए, तो फिर हमें समझ में आया कि कलेक्टर को हर कोई सलाम इसलिए यूं ही नहीं करता है। आज़ाद भारत से लेकर आज़ाद भारत के पहले से लेकर आज़ादी के बाद अब तक सरकार, हुक्मरान, राजा, नवाब, कलेक्टर, इस तरह के जितने भी शब्द हैं, समय के साथ लोगों के जहन में अमिट छाप छोड़ चुके हैं। कलेक्टर एक ऐसा पद माना जाता है जिसके पास असाधारण असीमित अधिकार होते हैं, ऐसा माना जाता है। अगर कहा जाए कि कलेक्टर जिले का राजा होता है और सरकारों की, हुक्मरानों की आँख, नाक और कान होता है, तो अतिशयोक्ति नहीं होती, बिल्कुल नहीं होगा। यह पद अंग्रेजी ब्रितानी हुकूमत की शासन व्यवस्था की देन माना जा सकता है। ब्रितानी हुक्मरानों ने अपने आप को स्थापित करने, अपना प्रभुत्व बनाने, जिलों में अपनी पकड़ को मजबूत रखने के लिए जिस तरह का प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया था, उस प्रशासनिक ढांचे को आज़ादी के 7 दशक बाद भी न जाने कितनी सरकारें आईं, न जाने कितने वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री हुए, न जाने कितने मुख्यमंत्री हुए, कोई भी बदल नहीं पाया। उस व्यवस्था को पदनाम अकेले बदलने से क्या होगा। उस दौरान वायसराय हुआ करते थे। उस दौरान के अनेक पदनामों को बदलकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि कर दिया गया। हमने कुछ नहीं बदला। इतिहास को अगर आप खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कलेक्टर नाम का पद, इसका सृजन भारत पर राज करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने 150-200 साल भारत पर राज किया, उसके प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के नाम जाता है इस पद के सृजन के करने की बात को। उनकी सोच शायद यही रही होगी कि जिलों में काम करने वाले सारे सरकारी महकमों को एक सूत्र में किस तरह पिरोया जाए, एक ऐसा कोई पद सृजित किया जाए जो इन सारे जितने भी विभाग काम कर रहे हैं, उन सारे विभागों पर नियंत्रण करे। इसी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को उनके द्वारा कलेक्टर नाम दिया गया होगा। यह प्रशासनिक व्यवस्था लगभग 250 साल पहले वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में देश में लागू की गई। देश के पहला कलेक्टर
गेराल्ड गुस्तवा ड्यूका रेल को माना जाता है हिंदू धर्म में सती प्रथा का अंत सख्ती से करने के लिए भी इनका नाम बहुत ही शिद्दत से लिया जाता है। प्रथम भारतीय कलेक्टर रोमेश चंद्र दत्ता हुआ करते थे। आप अगर इतिहास खंगालेंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। देश में लगभग 250 साल पहले जो शब्द अस्तित्व में आया हो, उस शब्द को इतनी आसानी से इतनी जल्दी विस्मृत करना बहुत ही मुश्किल है। वैसे भी कहा जाता है कि हर चीज़ का एक समय मुकर्रर होता है। 100-150 सालों में परंपराएं, व्यवस्थाएं, रहन सहन, चाल चलन आदि में बदलाव आना बहुत सामान्य सी बात है, अवश्यंभावी इसको माना जा सकता है। कोरोना काल में आपने मार्च से लेकर मार्च में संक्रमण देश में बढ़ा था, उसके बाद आपने बहुत सारे बदलाव देखे होंगे। अब प्रिंटेड मटेरियल के स्थान पर ऑनलाइन पढ़ने और देखने का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एक समय सिनेमाघर हुआ करते थे, अब आप सब कुछ अपने मोबाइल पर ही देखना पसंद करते हैं क्योंकि वो आपके अनुकूल होता है, आप जहाँ बैठे हैं उसके अनुकूल होता है। बहरहाल कांग्रेस की सरकार के द्वारा जिलों में कलेक्टर्स के पदनाम को बदलने का ताना बाना बुना गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव आईसीपी केशरी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी कर दिया गया। ये सब तब किया गया जब कांग्रेस की सरकार अंदर ही अंदर अस्थिर होती हुई दिख रही थी। राज्य सचिवालय, मध्य प्रदेश के राज्य सचिवालय के सूत्रों की अगर माने तो राज्य प्रशासनिक संघ और तहसीलदार संघ के द्वारा पदनाम बदलने पर अपनी असहमति जताई जा चुकी है। इस समिति को विभिन्न लोगों से मिलकर कलेक्टर का पदनाम बदला जाए अथवा नहीं, और पदनाम बदला जाए तो नया पदनाम क्या हो, इस बारे में एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया था। नाम बदलने के पीछे शायद अवधारणा ये भी मानी जा सकती है कि कलेक्टर शब्द का एक शाब्दिक अर्थ एक संग्रहणकर्ता, कलेक्ट करने वाला होता है। एक हमारे मित्र हुआ करते थे, सीनियर थे हमसे, राज्य प्रशासनिक सेवा मध्य प्रदेश में राज्य सचिवालय वल्लभ भवन में शिक्षा विभाग में उप सचिव हुआ करते थे, स्वर्गीय R.K. तिवारी। उनके द्वारा लगभग 2 दशक पहले जो प्रशासनिक व्यवस्था, त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था को परिभाषित किया गया। वैसे मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था उस समय आई थी। वे पंचायती राज की बजाय प्रशासनिक व्यवस्था को परिभाषित करते थे। वे सबसे पहले इस व्यवस्था का अंग सचिवालय को मानते थे। सचिवालय अथवा अर्थात सेक्रेटरीट को वो सीक्रेट रेट नाम दिया करते थे, परिभाषित किया करते थे। वे कहते थे सचिवालय में अगर कोई काम कराना है तो उसका रेट बड़ा सीक्रेट हो सकता है आपका काम मुफ्त में हो जाए, हो सकता है लाखों लग जाएं, रेट सीक्रेट हो। उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था का दूसरा स्वरूप वे संचालनालय, जिसे अंग्रेजी में डायरेक्टरेट कहा जाता था, डायरेक्टरेट को कहते थे। वे कहा करते थे कि डायरेक्टरेट अर्थात संचालनालय में रेट फिक्स 1.5% लगेगा, मतलब 1.5% लगेगा, 1.5% से 1.25% नहीं होगा, 2.25% नहीं होगा। उसके बाद वे तीसरी व्यवस्था के रूप में जिलों में कलेक्ट्रेट को परिभाषित किया करते थे। वे कहते थे जहाँ से भी जो अनुदान आता है उसको कलेक्ट करने का काम कलेक्ट्रेट का होता है। ये सारी चीज़ें तो हास परिहास का मसला रही हैं, पर सरकार को अगर बदलना ही था तो पदनाम बदलने के बजाय कलेक्टर्स को जवाबदेह बनाने की कवायद की जाती। हर ज़िले में कलेक्टर्स क्या कर रहे हैं, उनकी प्रशासनिक क्षमताएं कितनी हैं, वे ज़िले के दीगर विभागों के आला अधिकारियों से किस तरह काम ले पा रहे हैं, वे उनके द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। आज अगर आप अखबार उठाकर देख लें या चैनल्स में देख लें तो आपको समय सीमा की बैठक, ये बैठक, वो बैठक, न जाने कितनी बैठकें होती हैं। इन सारी बैठकों के बाद जो निर्देश दिए जाते हैं उसका फॉलोअप कोई नहीं लेता। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी को सिर्फ निर्देश देने हैं, औपचारिकताएं पूरी करनी हैं। व्यवस्थाओं को और अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाए जाने की महती ज़रूरत है। वैसे भी माना जाता है कि सरकारी विभागों में जो काम करते हैं उन्हें सरकारी नौकर कहा जाता है। इसका सरकारी नौकर का अर्थ होता है जनता के लिए काम करने वाला। इसी के एवज में उन्हें वेतन भत्ते मिला करते हैं। जनता को उनकी सेवाओं से कितना लाभ मिल पा रहा है, इस बारे में अध्ययन करने की महती ज़रूरत महसूस हो रही है।
वैसे भी हर जिलों में कलेक्टर्स को नवाचार करने की बात कही जाती है, प्रेरित किया जाता है, पर जिलाधिकारी जो भी नवाचार करते हैं उनके साल 2 साल 1.5 साल 2.5 साल 3 साल में स्थानांतरण के उपरांत उनके द्वारा किया गया नवाचार, उनके जो दूसरा अधिकारी आता, सक्सेसर आता है, उसके द्वारा उसे विसार दिया जाता है। इस तरह जो नवाचार होता है वो दरकिनार कर दिया जाता है। अगर ऐसा होता है, वास्तव में ऐसा होता है, तो इस तरीके के नवाचार असफल ही माने जा सकते हैं। इसके लिए एक गाइडलाइन बनाने की ज़रूरत है। जिलाधिकारी का पदनाम बदलने अकेले से क्या होगा, उनकी कार्यप्रणाली अगर बदली जाती, पहले अगर आप देखते तो कलेक्टर्स भी भेष बदल कर भ्रष्टाचार हो रहा है नहीं हो रहा है, व्यवस्थाएं कैसी हैं, ये सब देखा करते थे। दशकों बीत गए, अब इस तरीके की बातें देखने सुनने को नहीं मिलती, ना महसूस की जाती हैं। कहा जाता है कि किसी ओहदे की ताकत उसका रौब और अधिकारों में निहित होती, ना कि उसके पदनाम में। अगर चमेली के फूल का नाम बदल दिया जाए तो उसकी क्या खुशबू गुलाब की हो जाएगी? जाहिर नहीं। इसलिए सूरत के साथ सीरत बदलना भी बहुत ज़रूरी है। कोरोना काल चल रहा है, आप घर पर रहें, घरों से ना निकलें। अगर घर से निकलते हैं तो मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। जब भी समय मिले आप हाथ को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छे से रगड़ कर धोएं। प्रशासन शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश, गाइडलाइंस का पालन कड़ाई से करें। आप सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। कोरोना कोविड-19 का काल बीत जाएगा, कोरोना काल बीत जाएगा। अगर आपको लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ के अन्य वीडियोस, मौसम के अपडेट, इसके साथ में ऑडियो बुलेटिन्स पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब आपको कैसे करना है ये हर वीडियो के अंत में बताया जाता है। लिमटी की लालटेन का 119वां एपिसोड लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साइन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे, आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन, आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, ये सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाल के बाद वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। इसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल, सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे।
जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा, इसके बाद ऐड दिखेगा। ऐड को अगर आप देखिए, विज्ञापन आपको दिखते हैं, इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप ऐड जैसे ही आए तो आप स्किप ऐड कर दीजिए, और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरीफ को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं अब प्लेलिस्ट, अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साइन न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए 4-5 वीडियोज़ में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।